नमस्कार मित्रों, गणाध अकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अब की बार का जो नेट का रिजल्ट आया उसमें तो आपको पता ही होगा, इस बार एकेडमी से 50+ 11 बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में कि आगे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, उनको मोटिवेशन मिल सके, उनके जीवन में या तैयारी के संदर्भ में जो जो परेशानियां आती हैं उन परेशानी को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो उनका अपना एक पार्ट रहता है कि कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं। तो उसी पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो भी 11 फोल्डर्स हैं उन सबसे बातचीत करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की, उनकी जो कठिनाइयां हुई थी कैसे उन्होंने दूर किया। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में मनोज जी है। तो सबसे पहले हम इनको बधाई देना चाहते हैं, इस बार उन्होंने 11 उत्तीर्ण किया। तो मनोज जी, पहले आप अपने पर परिचय दीजिए। आपका क्या क्या एकेडमी क्वालिफिकेशन रही है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम मनोज है, मैं हरियाणा से हूँ। मैंने BA योगा सीखी, अब मेरी MA चली। जी, MA आपकी योग थी। तो BA जो योग आप योग की फील्ड में जो आए आप, उसमें क्या आपका ऐसा मोटिवेशन रहा कि आप पहले की जो स्टडी थी उससे हटके योग वाले पार्ट में आप? तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर। मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तब से मैं योगा की वो कर रहा हूँ। जी। फिर मैंने कुश्ती करी थी सर। जी। फिर कुश्ती के बाद मेरी जॉब भी लगी थी सर। मैं हेल्थ ऑफिस में था, फिर वहाँ पर निकाल दिया। तो गुरु जी ने बोला, जो सर थे हमारे महेंद्र सिंह ऊपर, उसने मेरे को गाइड किया, बताया उसने कि सर के पास जाओ। अगर ये योग वाले पार्ट में नेट 11 की तैयारी कर, उसने ये बोला था कि MA हो जाएगी तेरी। मेरा कुछ वो नहीं था सर, मोटिव नहीं था सर। मेरा ये था DSTV है ना, जो देश संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने MA करनी है। 2 नेशनल खेल के वो NIS करना सर, मेरा मोटिव ये था। फिर वहाँ पर कोरोना के उसमें कुछ हुआ नहीं सर, सब कुछ चेंज हो गया। तो फिर नेट का विचार कैसे बना? वो फिर ये देखा कि वहाँ एडमिशन हुआ नहीं, फिर देखा कुछ विकल्प नहीं था सर, यही विकल्प था। इसके लिए गाड़ी स्टार्ट की सर। तो आपने तैयारी किस किस प्रकार से की, थोड़ा उस तैयारी का ब्रीफली संक्षेप के रूप में आप बताएं कि किस किस प्रकार से तैयारी की। उस तैयारी के संदर्भ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे तो आपसे कुछ संक्षेप में अपनी तैयारी के बारे में। वो स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे, खुले माइंड से पढ़े तो सब कुछ ही आपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे थे, सारी वीडियो थी। और जो समझाने का तरीका था सर आपका, वो एक नंबर का सर, मस्त था सर, बेहतर। और यहाँ पर सर जो बच्चे थे, यहाँ का इन्वायरमेंट था सर, वो ऐसा लग रहा था पर घर की तरह ही था सर। ऐसा नहीं लगा पर हाँ, और हम टीचर से बात करें जो आपसे कुछ सामने कुछ भी, तो एक बार भी ये फील नहीं हुआ सर जो पर हम हुआ किसी ऐसा ही लगा घर जैसा लग रहा है। हाँ। तो तैयारी में कैसे कैसे आपने शुरुआत की, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो तैयारी जब प्रारंभ करते हैं तो उनको लगता है कि हम तैयारी कैसे करें, फर्स्ट पेपर को कितना समय दें, सेकंड पेपर को कितना समय दें। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय देना चाहिए, एक पार्ट, और दूसरा आपने स्वयं अपनी तैयारी में दोनों पेपर के लिए किस किस प्रकार से समय का विभाजन किया? ये होता है जो सेकंड पेपर है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें ये है सर, बच्चे पढ़ के जितना पढ़ेंगे ना सर वो उतना आ जाता है, वापिस आ जाता है, जितना हम तैयारी कर रहे हैं उसका मिल जाता है। लेकिन जो अपना फर्स्ट पेपर है सर, उसमें ये होता है हमको दिमाग के लेवल पे, मतलब अपने मानसिक लेवल पे उसको वो करना होता है सर। वहाँ पर जो पढ़ा है वो वैसा नहीं आता सर, वो घुमा फिरा के पूछते हैं उसमें फर्स्ट में। हाँ, सेकंड में तो जो पढ़ा तकरीबन वो याद है। हाँ, वो तो याद क्या कह सकते हैं कि जितना अधिक हम याद कर पाएंगे हाँ सर, उतना अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वो तो सर सेकंड में तो ये हमने जो पढ़ा है वो ऐसा का ऐसा आ गया। और फर्स्ट में सर ये जो हमने पढ़ा वे वहाँ पर वो नहीं मिलता, हमको समझना पड़ता है। वो समझ आपका 11 हुआ तो मतलब आप याद जल्दी कर पाते हैं चीजों को, वो था आपने काफी कुछ याद किया। क्या कह सकते हैं? वो था सर, मैं तो पढ़ता था, बच्चे थे यहाँ पर भी, मैं उनसे सुनता था सर, वहाँ डिस्कशन करता था। किसी को कुछ समझ में ना आता था तो मैं उसको समझा रहता था, और उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर पूछने, उसमें इंटरेस्ट भी बना रहता था सर। वैसे पढ़ो तो थोड़ा बोरिंग सा लगता था मेरे को सर। हम अपने और जो उनसे क्वेश्चन करता था तो उसमें इंटरेस्ट आता था, क्वेश्चन पूछता। फिर मैं मेरे को ये लगता है सर, वहाँ जब किसी से हम क्वेश्चन करें ना तो वो टीचर के लेवल पे सोचते हैं, वहाँ पर वहाँ इससे 8 से 8 क्वेश्चन पूछना है। तो वो मेरे को ये लगता है सर, वहाँ से वो हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, डेली डेली किसी का भी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। तो आपने जो ये पार्ट बताया कि हम डिस्कशन के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में रखें, हाँ सर, तो वो आपको इंटरेस्टेड हो सकता है। तो क्या इसी के माध्यम से तैयारी की जा सकती है या कुछ और भी सपोर्टिव पार्ट होना चाहिए?
सर सबका अपना अलग अलग नेचर वाइज होता है, किसी का कैसे याद होता है, कोई सर्कल में बैठ के पढ़ता है, कोई ऐसे भी बंदे होते हैं सर जो अकेले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को समझना होगा कि बच्चे स्वयं को देखना हाँ कि क्या स्थिति कि मेरे को कैसे याद हो रहा है। कैसे हो। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग होना है, जिसको मान लो सर्कल में बैठ के होता है सर सर्कल में करो जी यार, जिसको अकेले में हाँ तो मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है कि हाँ हाँ कि किसी एक तरह से किसी ने JRF किया है तो दूसरा व्यक्ति उसी को फॉलो करे। हाँ सर ये लेकिन एक सहयोग रूप में कर सकते हैं। किसी का कभी रुचि नहीं है पढ़ाई के अंदर हाँ सर तो अपने जो मित्र हैं उनके साथ में डिस्कशन आगे हाँ सर वो कर सकते अच्छा होता है। मैंने हाँ सर जो यहाँ से जी यार वो धर्म है वो धर्म भाई है जी, और भी एक दो जने उनसे भी बात की ना सर, वे भी अच्छे से हाँ हाँ बढ़िया अच्छे से गाइड करते हैं सर। वो नहीं है यहाँ के बच्चों में क्या होगा हमारा जी यार होगा हम नहीं बताते वो वाली हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका भी JRF होता है वो आगे वालों को अच्छे से हाँ हाँ गाइड करते हैं। मैंने उससे फोन से पूछा भाई कैसे करे कैसे, उसने अच्छे से उससे लगता रहा कि आपकी तैयारी स्मूथली चली, फिर भी उस तैयारी के संदर्भ में परेशानियां आती थी तो आप अलग अलग पेपर की बताइए कि सेकंड पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम रही, उसको कैसे आपने दूर किया। तो फर्स्ट के बारे में बताइए, सेकंड के बारे में बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम। सेकंड में तो सर जो आपने पढ़ाया था योगा से रिलेटेड वो सब मस्त याद होगा था। थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सर साइंस में भी, साइंस में क्योंकि इंग्लिश आपका शायद इंग्लिश का बैकग्राउंड हाँ वो था मैंने बताया भी था सर आपसे। तो सर आपने बताया पेपर में इतने हार्ड नहीं पूछते, तकरीबन 70% ईजी होता है 30% हार्ड होता है। तो सर मैंने उस पे काम किया, मैंने जो पुराने पेपर थे ना साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने उनको अंडरलाइन किया, जो उसके ऑप्शन थे ना जी वहां पर जाता मैंने सोचा मेरे आधे भी आगे जी साइंस में बहुत है। बिल्कुल ये मनोज जी ने एक बढ़िया बात कही। मनोज जी ने कहा कि जैसे योग में आपका 10 यूनिट्स है, हर किसी व्यक्ति की यूनिट्स सभी की सभी अच्छी नहीं होती, किसी का कोई मजबूत पार्ट है किसी का कोई मजबूत है। जैसे मनोज जी ने कहा कि इंग्लिश का उनका कमजोर था तो साइंस का जो पार्ट था उनके लिए डिफिकल्ट था। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि 70% जो पार्ट है वो आपका इजी रहता है, तो यदि जो बच्चे तैयार करते हैं वो इजी वाले पार्ट में फोकस करें 70% तो पक्का हो ही जाएगा। और उसके बाद का जो 30% पार्ट है उसको कुछ 10-20% 40% तो ठीक हो ही जाता है। उसमें तुक्का धक्का और यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30% को लेकर घबराते रहे तो उनका वो 30 तो होगा ही नहीं होगा। तो 70% वाला जो पार्ट था जो इजी हो सकता था वो उनका कमजोर हो गया, उनका फिर ज्यादा दिक्कत। वही है सर एक दो नंबर तरह है। तो फिर जो कठिन पार्ट था आपका उसमें तो उसको कैसे फिर आपने कोशिश की? सर मैंने वो छेड़ा ही ना सर, बस छेड़ा ही नहीं हाँ आपने। मैंने उसको उठा के ना देखा होगा, इसके चक्कर में सर वो दिख रहा हो तो क्या ये मतलब बच्चे इस प्रकार बात को फॉलो कर सकते हैं या जो कठिन विषय उनको लगता है, किसी को मैथ लगता है किसी को एनाटॉमी लगती है किसी को योग लगता है, तो उस पार्ट को स्किप करके छोड़ के तो वो तैयारी कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी बोला था सर सबका अपना नेचर है, पहले अपने आप को जानो फिर उसके अकॉर्डिंग करो। इससे ये है कि जिनको लगता है कि कठिन है तो उसको छोड़े तो नहीं, अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, क्योंकि किन्हीं के लिए जो नियम लागू होता है ऐसा नहीं तो सबके लिए लागू होता है। और हठ योग आदि का जो विषय है इसमें काफी फैक्ट रहते हैं, कंफ्यूजिंग भी रहता है। जो विषय इस ग्रंथ में बताया लगभग वही विषय दूसरे में आता है, ऐसी योग विषयों में भी तो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इतना सारा सिमिलर जो विषय है उसको हम कैसे अलग अलग करके याद रखें। तो उसके लिए आपने क्या टेक्निक अपनाई? एक तो सर आपके नोट्स आपने दिए थे जो PDF जो कंपैरेटिव नोट्स, हाँ वे सर मैंने जब पेपर के 9 दिन रह गए थे ना सर मैंने रोज देखे, मैंने याद नहीं करे बस पढ़े पढ़े सर खाली। हाँ तो उनसे मेरे को ये लगा सर उनसे 10-15 क्वेश्चन आए थे उससे, और फिर उसके रिगार्डिंग डीप में जाए तो सर मेरे को लगा 20-25 क्वेश्चन पढ़े देते हैं वहाँ से। हाँ तो मैंने और कुछ नहीं, किताब भी नहीं उठाई सर, किताब एक बार उठाई थी नोट्स पढ़े थे सारे, और जो आप पुराने पेपर की वीडियो थी ना वे मेरे लिए काफी हेल्प। तो जैसे आप याद करते हैं तो याद करने के तरीके भी बात करें, बच्चों को दिक्कत रहती है कि कैसे याद किया जाए, तो आपके कहने से तो ये लगा कि वैसे याद हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई टेक्निक हो कि फैक्ट्स को कैसे कैसे याद रखा जा सकता है, हमारे श्रोतार्थी को बताना चाहेंगे तो कैसे हम याद कर सकते हैं? सर योग का जो अपना विषय है ना सर योग का, उसको है ना सर वो पढ़ने का नहीं है सर, उसको रिलीज करने का अपने अपने आप में व्यवहारिक है सर, उसको जीना जी के देखो सर, उसको जी के पढ़ेंगे ना तो वो काम आएगा सर। ऐसे पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे तो सर बोरिंग भी हो जाता है, बोरिंग हो जाता तो उसको मन भी नहीं लगता। हाँ उसको अपने लाइफ में उतारने का सर, उसको कुछ चीजें अपने लाइफ में उतारो जो हमारे को एडजस्ट हो रही है। और सबसे जो मेरे लिए वो बेटर है सर, जो ग्रुप था ना हमारा सर उसमें काफी डिस्कशन चलता था सर, मतलब पॉजिटिव था उसमें, मतलब काफी डिस्कशन था, उससे इंटरेस्ट भी बना रहता था। हाँ सर तो इसमें कैसे आप उसको याद रख पाते, बाद में रिवाइज करते थे? वो जो कर कुछ क्वेश्चन करते थे ना उसको जो कर गीता का एक श्लोक था सर,
कर्म सुकोसलम करके सर। योगा कर्म सूत्र। हाँ, तो उसको हमने ट्रिक बना ली कि हाँ कर्म करेंगे तो 50 रुपये मिलेंगे, तो दूसरे का 50 में 70 सर, ऐसे। हाँ ऐसे अपनी लैंग्वेज में ही। हाँ मतलब कहानी के रूप में उसको हाँ सर, हाँ सर, ऐसे। क्लास के अंदर भी कहानी के रूप में बताते हैं। हाँ वो भी बनाते थे, कुछ कुछ अपना जो कर्म डिस्कशन करते थे, तो कुछ भी स्टोरी के टाइम में सर उसको स्टोरी के टाइम में वो कर लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के साथ में यदि डिस्कशन हम किसी के साथ में करते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे बताते भी हैं कि डिस्कशन के टाइम पे जो जो पॉइंट्स आते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। अगर हम सेल्फ पढ़ते हैं उन चीजों को तो भूल सकते हैं, लेकिन वो पार्ट लंबे समय तक याद रहे। और इसी कारण मुझे लगता है कि आपको वो चीजें काफी लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ सर, मेरे को भी यही लगता है सर। हाँ, जब वहाँ पर हम जो आपस में बात करते थे ना, तो उसकी कुछ स्टोरी बना लेते थे सर अपने से रिलेट करके, हाँ इसका वो है। तो पेपर में भी सर मेरे को कम से कम 50 क्वेश्चन थे ना, जो मेरे वही स्टोरी याद आई जब मैं सुनता था उनसे डिस्कशन करते थे आपस में। ये सही बात है, हम इस पे मैं फोकस करना चाहूंगा। यदि हम कोई चीज याद करते हैं तो जिस प्रकार के शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों से यदि हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वो भूल जाते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है, हमको रिवीजन में बोरिंग लगता है। यदि हम कोई रुचिकर कहानी बना के कोई शब्दों को याद करें तो एक ही कहानी के अंदर लगभग 15-20 शब्द आ जाते हैं और वो कहानी को बोलना एक रुचिकर होता है, तो बहुत अजीब सी रुचिकर कहानी होती है। तो रिवीजन में बोरिंग नहीं लगता, पहला पार्ट। और दूसरा वो याद भी लंबे समय तक रहती है क्योंकि कहानी वो अजीब सी जो हाँ वो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमारे जो मेमोरी में जो पहले से शब्द हैं हमारी स्मृति में उन शब्दों से रिलेट करके जोड़ देते हैं। तो ये पार्ट आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी कोई फैक्ट याद करें। ये तो योग वाला पार्ट का हमने देखा, इसमें कुछ आपका थिंक पार्ट रहा जिसको आपने मैनेज किया, सरल रहा आपके लिए। और कुछ है कि जो योग को केवल फैक्चुअल पार्ट की दृष्टि से पढ़ते हैं, सोचते हैं रट लो रटने से ही बात बन जाएगी। हो सकता है कि उनका कुछ ज्यादाबादी भी हो जाए। आपको क्या लगता है कि जो पूरा योग का पार्ट है इसको रट के ही बात बन सकती है या जो उसमें समझने का पार्ट है उस पर भी फोकस करना चाहिए? मैं तो मेरे अकॉर्डिंग सही है, उसको हम समझेंगे ना तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी सर। हमको ये तो है नहीं अब पढ़ के रट्टा उट्टा मार के जीआरएफ कर ले फिर आगे कुछ तैयारी नहीं करनी, आगे भी पीएचडी करनी है। फिर वो पीएचडी तो छोड़ो सर, फिर हमको बच्चों को पढ़ाना भी है, तो बच्चे हमसे सवाल करेंगे फिर तो सर हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, मोटिवेशन डाउन होगा। हाँ फिर वो हम लोग को जब कुछ चीज आएगी तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे सर। हाँ तो यही है सर। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम कोई चीज समझते हैं समझते में तो वो चीज याद हो जाती है। हाँ सर, ऐसा थोड़ी कि याद करने के लिए हम कोई चीज रट्टा लगाए तो नहीं याद। एक पार्ट ये समझना भी हो गया और समझने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें याद भी हो, ये भी हो सकता है। तो ये भी बात ध्यान देने योग्य है आपकी कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, उनका फोकस रहता है कि जेआरएफ करें और उनके मन में क्या रहता है कि जेआरएफ की जो तैयारी है वो केवल रट्टा लगाने से हो सकती है। कर सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जो आपकी दूरदर्शिता की दृष्टि से भी काम आएगा कि आप उसको तैयार करो समझ के, क्योंकि समझ भी जो होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है। कोई भी चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिमाग में विचार कर रहे हो, यदि आपके पास शब्द ही नहीं तो आप विचार कैसे करोगे? तो आप उस समझने की कोशिश करोगे, इंटरेस्ट भी बनेगा, वो सारा फैक्ट अपने आप नेचुरली याद हो जाएगा। उस समझ के अलावा जो फैक्ट बचते हैं उनको हम वैसे याद कर सकते हैं, जैसे सीधे सिद्धांत पद्धति इत्यादि का विषय है उनको हम कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें फर्स्ट पेपर के बारे में बताएं। फर्स्ट पेपर में आपकी जो अलग अलग यूनिट थी उसमें कौन सा पार्ट था आपका जो आपके लिए इजी था और कौन सा पार्ट आपके लिए कठिन था? मैथ था जी और वो अपनी रीजनिंग थी, ये दो। अरे वो पैराग्राफ का, यहाँ पैराग्राफ का रीजनिंग, ये 3 तो काफी इजी थे। मेरे को ये लगा ये 15 में से मैं 13। मतलब ये विषय आपका पहले से पढ़ा हुआ था? हाँ सर, वो मैं तैयारी करता था गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें काफी हद तक ये सब विषय थे। मेरे को ये लगता था मैं 70% कवर कर लूंगा, उनको मैंने साइड में किया था। फिर मैंने उस वेट छाटे जिनमें मेरा इंटरेस्ट भी था और मैं अच्छा भी कर सकता था। जैसे कौन कौन से विषय थे? पर वो था जी आईसीटी का, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था जी, और मैंने तैयारी भी की। एक इन्वायरमेंट होगा सर और फिर एक वो हायर एजुकेशन होगी सर आपकी। तो ये टॉपिक उठाया सर मैंने, ये मीडियम से थे मेरे, तो मैंने उन पर तैयारी की। फिर उनकी तैयारी के बाद अर्जुन से कति 8 थे सर, मैंने वे छोड़ दी कुछ टाइम इसको छेड़कर। रिसर्च और टीचिंग सर ये काफी वो बोरिंग सा लगता था सर, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना और वो उनके जो हिंदी में दिक्कत आपने बताई। हाँ सर। तो मतलब आपने ये जो 4 यूनिट आपने बताई, मैथ, रीजनिंग आदि की, बीआई की, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें काफी कुछ पार्ट तैयार थे। उसके बाद जो जो यूनिट बची उसमें जो जो आपको इंटरेस्टेड लगता है उस पे आपने ज्यादा फोकस किया। और फिर वो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है सर, फिर इसमें मैंने सोचा भाई कल टीचर भी बनना है,
तो वो तो काम है बच्चों का, उनका उसके अपने आप को तैयार किया माइंड से, मतलब इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसकी उपयोगिता बना दी कि हमें तो आगे टीचर बनना है, आवश्यकता पड़ेगी, आगे रिसर्च करनी है, आवश्यकता पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको उसको भी देना। लेकिन इसमें एक रहता है, जैसे आपका तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, जिन व्यक्ति को मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहता तो वो काफी परेशान रहते कि मैथ कैसे करे, डीआई कैसे करे। तो क्या जब आपको मैथ डीआई आ रही है, क्या आपको बचपन से मैथ आती है या आपको सीखनी पड़ेगी? बचपन तो सर चलना भी ना आता है, वो भी स्टार्टिंग में सीखा जब कुछ बच्चे सोचते हैं ना सब, इनको तो मैथ डीआई आती, हमें तो नहीं आती, हम कैसा करें? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से मैथ डीआई आदि को कवर कर सकते हैं? और वही है जो पतंजलि और सूत्र का एक सूत्र है 14वां, पहले बार का जो ग्रीककालीन निरंतर तो दीर्घकाल अनंत सत्काल से भी जोड़ दो। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा था, योग को उसको पढ़ो मतलब रट्टा मत लगाओ, उसको अप्लाई करो अपने जीवन में। जो उसका मेरे को लगता है सर, एक सूत्र भी अप्लाई करता है तो काफी कुछ हाँ इजी हो जाता है लाइफ। यदि आप कोई लग के मैथ डीआई का अभ्यास करे हाँ तो सर, वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने करा सर, जितनी हम मेहनत करें ना, जितनी ईमानदारी करें, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है हम 60% मेहनत करें ना तो ऊपर वाला सर 80% देते हैं सर। हमारी जितनी सोच है ना कि मेरा नेट हो जाए तो सर जी मैंने करा जी यार हो जाए जी। हाँ, तो कुछ अब इससे बात ये भी निकल के आती है कि कुछ बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का प्रारूप उनको नहीं पता होता कैसे करनी है, वो सही से कर रहे नहीं कर रहे, बस वो क्या गिनते हैं कि मैंने 4-5 घंटे इस विषय में लगाए तो मुझे परिणाम नहीं आया। तो ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो 4-5 घंटे जो हमने लगाए, क्या हमें डेडिकेटेड के साथ लगाए, हमें टेक्नोलॉजी या स्मार्ट स्टडी के साथ लगाए, जैसे आपने कहा कि पूरा हम समर्पण होकर तैयार करें। तो यदि वो समर्पण के साथ में 4-5 घंटे लगाता है, मुझे लगता है कि उसको परिणाम तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि हम समर्पण के साथ ही तैयारी करें। फिर कुछ बच्चों में ये भी रहता है कि पढ़े, जैसा हमारा डीआई है, किसी का नया विषय है, 4-5 घंटे वो तैयारी करता है उसके मतलब ये रहता है 4-5 घंटे पढ़ के मुझे ये विषय आ जाना चाहिए, उसको नहीं आता तो उसके मन में एक डिमोटिवेशन होता है, वो सोचता है कि मैं ये विषय नहीं करता, 1-2 दिन पढ़ता है फिर छोड़ देगा। उसकी आपका क्या विचार? सर वो 3-4 घंटे दे रहा है कोई बंदा तो ऐसा तो है नहीं सर, उसको कुछ भी नहीं आएगा, वो तो वो मूर्ख होगा जी जो ये बोला मेरे को कुछ नहीं आता। कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है सर, कुछ भी हो जाए प्लस माइनस उसकी जो कैलकुलेशन करने की वो है तेज हो जाएगी। और जो वो थोड़ा मन ना चुराए ना जी अपना, जिस चीज से हम डरते हैं ना सर, और वो हमको आने लगे तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस भी बनता है। हाँ उसमें मान लो कोई कठिन विषय हमने कर लिया तो फिर आगे के जो कठिन विषय है उनमें हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा तो उसको कर सकते हैं। हाँ सर वक्त ये बात रहती है। तो इसमें भी जैसे मनोज जी ने कहा कि जिसे हम डीआई कर रहे हैं, तो मैंने प्रश्न रखा था कि कुछ बच्चे ने 3-4 दिन मेहनत की और वो कह रहे कि मुझे नहीं आया, वो छोड़ देता है। तो मनोज जी ने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ ना कुछ आता ही है, लेकिन हमारी अपेक्षा ज्यादा होती है, हम सोचते हैं कि 100% ही आ जाए। अगर हम ये देखें कि कुछ भी पार्ट है 10% है 20% है उतना तो आ गया ना, अगर हम आगे और 3-4 दिन प्रयास करें वो 20 का 60 होगा, 60 का 80 होगा, जब एक बार वो 100% हो जाएगा तो उससे जो आत्मविश्वास बनेगा आगे टाइम कम लगेगा। तो इस तरह की दृष्टि हम रख सकते हैं कि जितना भी आए उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो अपने पुरुषार्थ को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई ऐसी टेक्निक आप बता सकते हैं कि जब इस प्रकार का डिमोटिवेशन बनता है, कोई चीज हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? जो सर ये इस चीज की तैयारी कर रहा है स्टार्टिंग में तो उसने ये देखना चाहिए मैं इस चीज की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। मान ली घर का किसी का बैकग्राउंड कैसा है, ये छोड़कर है तू यहाँ तैयारी करने के लिए, क्या मोटिव क्या तेरा, तो अपने पीछे जो मोटिव है ना सर उसको देखेंगे ना तो मेरे को ये लगता है अपने अंदर से मोटिवेट है। वो किसी के घर की आर्थिक स्थिति हो सकती है, किसी का अपना कैरियर हो सकता है, माता पिता के उत्तरदायित्व हाँ सर, मतलब जो उसकी अपने घर की आर्थिक या पारिवारिक परिस्थिति है, मतलब उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखिएगा तो मोटिवेशन बना रहे हैं। और भी कोई मोटिवेशन हो सकता है? वही है जी वो शायद गौतम बुद्ध के पास एक वो आई थी, वो खीर लेके बोली थी खा लो, तो उसने एक बात बोली थी वीणा का तारी इतना भी ना कसो कि बजे ना इतना ढीला रखो, मान ले संतुलन बना के रखना ना तो हाँ ना तो मुंह गणे ऐसे हो जाती बावड़ी हो जाती दिन रात पड़ते जाते उनका भी ना वो कुछ होता, और एक कति ढील भी नहीं देनी, वो मीडियम ट्रैक पर रहना सर। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें फोकस करना चाहूंगा इनकी बातों को। इस बौद्ध दर्शन में एक मध्यम मार्ग की बात आती है, ना तो बिल्कुल छोड़ दो ना बिल्कुल अति में जाओ, जैसा आप कह रहे थे। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कि आप पढ़ना शुरू किया बस लगी गई पढ़ाई में, कि बाकी की चीजों को इग्नोर कर दिया या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, दोनों का सामंजस्य बनाएंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा।
ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि गीता में भी कहा गया युक्त आरस से भी आरस से मतलब जो भी चीज़ हाँ सर। हाँ तो वो ना तो ज्यादा सोना ना ज्यादा जागना, मान ले मीडियम लेवल पे। यो सर अपना योग का जो टॉपिक है ना सर, यो मैं बोल रहा हूँ जीवन में तरण करते हैं। आज में यो नहीं हाँ जो ब्लड पीछे पुटली बड़े सारे हड्डे मोटे होते ना बहुत जीवन की परिवर्तन। हाँ सर, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच समझ के इसलिए बता रहा है कि जो आज ये देख का सर समाज है सारा नहीं ठंडा हो रहा है, सबको पैसा चाहिए, काम करके कोई राजी नहीं सर। और जो गीत है अपनी जो पुराने पुराने ग्रंथ थे लुप्त कर दिए जिन्हें अंग्रेज आगे पहले अपना जन्मदिन मना रहे थे, लड्डू गुच्छ रहे थे, मतलब कि एकता का प्रतीक है, ये कट लग रही थी केक का काट रहे। हाँ तो व्यवहारिक है सर, मैं तो बोल रहा व्यवहारिक तरीके से पढ़ोगे ना तो आगे भी बढ़ोगे और औरों को भी आगे बढ़ाओगे। ठीक है। और एक जैसे कि आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश में आपको काफी कठिनाई रही है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोतार्थी हैं ऐसे जिन्हें इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, तो वे डरे डरे से रहते हाँ सर, हैं कि इसमें फर्स्ट पेपर का बहुत सारा पार्ट इंग्लिश में है, मैथ आदि है या एनाटॉमी आदि का पार्ट है, तो उस डर के कारण से वो तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते। आपने अपने डर को कैसे हटाया कि आपके पास भी वैसी परिस्थितियां थी या फिर कुछ और उपाय थे आपके पास जिससे इन चीजों को आपने ओवरकम सर वो आपका मतलब वो मूल मंत्र लगा है जो आपने मेरे को बताया था, 70% नॉर्मल आएगा, 30% हार्ड आएगा। उस हार्ड को छोड़ दो सर, जो आ रहे हैं ना जो पुराने क्वेश्चन वे मैंने हिंदी में पढ़े सर, मैं इंग्लिश में नहीं गया सर, मैंने हिंदी में पढ़े हुए मेरी समझ में आ गई व्यवहारिक। मैंने फर्स्ट पेपर में भी वही किया, मैंने हिंदी का पढ़ा और मेरे माइंड में ये था सर ने बोला 70% ही जाएगा, 30% हार्ड आएगा। और वो जरूरी नहीं सर जो 30% हार्ड आ रहा है उसमें भी क्या पता हमारा ठीक हो जाए। सारी हाँ बात सर, तो एक बात है हम पहले में इंटरव्यू उठा के रखे तो सर कुछ नहीं होगा, अपना 100% दो, अपना मैं 100% देगा ना सर, मैं कह लिख के दे सकूँ जी मैं, हम अपना 100% देगा ना तो भगवान 110% देगा मतलब समर्पण पूरा होगा। हाँ समर्पण होना चाहिए हमारा, जितना बड़े काम करेंगे बाद में देखेंगे। मनोज जी का तो बिना इंग्लिश के हो गया इसका, तो ये स्ट्रेटेजी इतने काम में नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यदि कर सकते हैं इंग्लिश भाषा से थोड़ा परिचय भी कर सकते हैं, मैं उनकी संस्कृति के बारे में नहीं कह रहा, भाषा के बारे में, तो वो सीखी जा सकती है। हाँ जी सीख सकते हैं सर, वो आगे भी काम आएगी, मान लो आगे कहीं प्रोफेसर बनोगे, मेरे को भी पढ़नी तो पड़ेगी सर वो। किसी चीज को हम ये सब चीज को छोड़ देंगे वो तो कहीं ना कहीं फेस तो करनी पड़ेगी सर, कमी महसूस होगी। हाँ वो तो होगी सर, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, जितने लाइफ में इतना सर वो तो करना ही पड़ेगा। सोचो तो उसको अब फेस कर लो ना 2 साल बाद कर लो। सही बात। एक दूसरा प्रश्न आपका, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोतार्थी होंगे जो आपकी भाषा से परिचित नहीं होंगे और बहुत सारे संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भाषा के आधार पर व्यक्तित्व का किसी व्यक्ति की योग्यता का आकलन करते हैं। उन सब के संदर्भ में जैसे आपकी भाषा है, तुम सोचेंगे कि ये लोकल भाषा है, हरियाणा की तरफ की है, तो ये तो लोकल व्यक्ति है, इनको सामाजिकता का या आध्यात्मिकता का या योग्यता का ज्ञान नहीं है। तो क्या भाषा किसी व्यक्ति की योग्यता या किसी की व्यक्तित्व का मापक है या नहीं है? सर ये है सर, मेरे को ये लगता है मेरे अपने अकॉर्डिंग जी सर, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती सर, अगले के भाव हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसके प्रति हमारे दिल में क्या श्रद्धा है क्या भाव है वो ज्यादा मैटर करता है सर। लैंग्वेज तो सर ये 30% है, हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, 70% तो सर हमारे चेहरे का भाव, हमारी चमक चेहरे की, उसके बोलने का समर्पण क्या है सर वो है। और आज के टाइम में सर आप देखो दूसरा खान सर ने देखो सर कितना फेमस है वो, इंडिया का नंबर 1 वो है टीचर, और वो अपनी मदर टंग में पढ़ा रहा है सर, और अच्छे से पढ़ा रहा है, कवर कर रहा है सर, तो जो वो कर सकता है सर हम क्यों नहीं कर सकते। इससे ये कहा जा सकता है कि जो लैंग्वेज का पार्ट वो एक कम्युनिकेशन का पार्ट कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सके, लेकिन अंदर का जो पार्ट की क्या योग्यता हमारे पास है या क्या नहीं है उसको भाषा से माध्यम से उसको नहीं मापा जा सकता है। वो पार्ट तो नॉलेज के आधार पर ही है। कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन इंग्लिश आने से ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी एकेडमी की जो योग्यता है या शास्त्र की जो पकड़ वो अच्छी है। तो ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि भाषा किसी की व्यक्तित्व का परिमापक नहीं है। तो एक तो ये बात भी हमारी तैयारी के संदर्भ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं तैयारी तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद पेपर में उनका अच्छे से स्कोर नहीं आता, मतलब अपने ज्ञान का एप्लीकेशन सही नहीं करते। तो ऐसी क्या क्या गलतियां हम करते हैं आपको लगी होगी, और जिन गलतियों को आपने दूर किया होगा कि हम पढ़ तो अच्छे से लिया, याद भी सब है, लेकिन जो मार्क्स आते हैं हमारे वो कम आते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां आपको? सर मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं जो अपना विवेक है ना सर, एक होता है अंदर कॉन्फिडेंस,
जब हम अपना पूरा 100% लगाते हैं ना किसी काम में, तो अंदर से ये रहता है कुछ हो रिजल्ट, हमने अपना 100% दिया। और जो भी बंदे हैं सर जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है जब पेपर आएगा ना तब तैयारी करेंगे, और उन जो अपना 100% नहीं दे पाते सर, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब कुछ हाँ जिन्होंने अच्छी तैयारी भी की है हाँ सर। लेकिन वो भी अच्छे से अप्लाई करके नहीं आते, उनका क्या काम हो सकता है? वो सर अपना अपना विवेक काम करता है सर, वहाँ बैठ के कहीं ना कहीं विवेक का भी महत्व है सर। जल्दबाजी में ये होता है जो क्वेश्चन ठीक होता है ना आता है हमको, वो भी हम गलत गलत करते करा हैं। हुआ हाँ है। हाँ, कुछ ऐसा होता है काफी बच्चों के साथ। उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के प्रति बच्चों का पेपर में डर रहता है हाँ सर। कि एक अपेक्षा बन गई कि हाँ मुझे जेआरएफ करना ही है, उस अपेक्षा के कारण एक डर बना, उस डर के कारण से वो जो क्वेश्चन सही कर सकता है उसको गलत कर दे। तो ऐसे बहुत बच्चों को डर होता है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि इस तरह का डर हो, उस डर को दूर करने के लिए क्या करें? मेरे को तो जो मैंने अप्लाई किया मेरे अंदर से आपको भी लगता है कि जेआरएफ कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है? सर होने के बाद ये लगा, पहले ये लग रहा था जब रिजल्ट नहीं आया था कि इब की बार नेट हो जाएगा, अगली बार हाँ जीआरएफ की तैयारी करेंगे और फर्स्ट रैंक लाएंगे। हाँ, लेकिन अब की बार हो गया आपका। हाँ सर। तो इससे जो बच्चे जेआरएफ को एक बड़ा पार्ट मानते हैं, कठिन मानते हैं, तो आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि कोई बड़ा पार्ट है या किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? सर अपना हम पूरा श्रद्धा भाव से करें ना सर किसी भी चीज़ को, तो मेरे को ये लगता है सर किसी चीज़ को दिल से चाहो ना वो लेट से फिर मिल ही जाती है। हाँ हम अपना समर्पण बना के हाँ रखते हैं, समर्पण तैयारी बना के, हाँ करते सर। हैं। तो कुछ आप बच्चों को बताना चाहेंगे श्रोताओं को? किसी को कोचिंग लेनी हो भाई यहाँ से आओ। ये तो है नहीं, मतलब कोई बात नहीं, जो भी जिसका हो, लेकिन हाँ जो जो आपके विचार है। मैं तो नहीं कह रहा जिसका कोचिंग लेनी हो यहाँ से आओ और यहाँ आके देखो भाई जो बढ़िया लगे थारा दिल बन है ले जाओ कोचिंग बस। चलिए मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जेआरएफ उत्तीर्ण किया आपके बाद, और भविष्य में कामना करते हैं आगे के आपके जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य भी आपके प्राप्त हो, और उसमें कणाद अकादमी का जो परिवार है, आप भी उसके सदस्य हैं, तो जो भी आपका सहयोग हो या जो भी आपकी आगे की लक्ष्य में हमारी जो भी हेल्प हो सकती है हम सब उसमें हेल्प करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नमस्ते।